सभी बच्चों को हिंदी अध्यापक अहमद पाशा की तरफ से सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक व्याकरणांश के संबंधित చెప్పుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్ వ్యాకరణాంశాలకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ वो है उपसर्ग। क्या है वो? उपसर्ग। उपसर्ग इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीफिक्स। ठीक है। उपसर्ग, असल उपसर्ग क्या है? आज का टॉपिक है उपसर्ग क्या है। देखिए इसमें इस उपसर्ग में जो शब्दांश इसकी परिभाषा आप सभी लोग आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। सभी लोग नोटबुक निकालिए। ठीक है, नोटबुक निकालिए, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश जिस शब्द, लिख लीजिए आप, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्दांश जिस शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में उस शब्द में परिवर्तन लाता है, उस शब्द में परिवर्तन लाता है, वही उपसर्ग कहलाता है। वही उपसर्ग कहलाता है। ये जो है सर इसका डेफिनेशन, उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश जिस शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाता है, वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। जो शब्दांश शब्दों के अंश, जो शब्दांश जिस शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाता है, वही उपसर्ग कहलाता है। ये जो है सर इसकी परिभाषा है, उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है। उपसर्ग बोलते समीप लेके आना। ठीक है। देखिए ये परिभाषा, इसके उदाहरण लिखेंगे हम लोग, इसके संबंधित कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। उदाहरण के आधार से सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। यहाँ पर देखिए, याद रख लीजिए, यहाँ पर सुरक्षा में देखिए यहाँ ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट निकालिए। ठीक है, 2 सेकंड टाइम जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उदाहरण सुरक्षा, इसमें उपसर्ग सु, इसमें उपसर्ग सु कहलाता है। देखिए यहां पर इस तरह लिखूंगा, यहां पर देख लीजिए। उदाहरण सुरक्षा, ठीक है, इसमें उपसर्ग जो है सो सु। उपसर्ग क्या कहलाता है? सु। लिख लीजिए कैसा क्या मैं आप बोलता हूं, आप लोग ये 2 सेकंड टाइम, 2 सेकंड आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। ये इसको स्क्रीनशॉट निकालिए और आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। जो शब्दांश जिस शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाता है, वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। ये जो है परिभाषा, और जो है ये इसका उदाहरण सुरक्षा,
उपसर्ग जो है सु। ठीक है, ये डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम पैटर्न में, सिर्फ आप लोगों को मालूमात के लिए ఓన్లీ ఈ డెఫినేషన్ మీకు సంబంధం లేదు డెఫినేషన్ తో. ఎందుకంటే ఏ అయితే పదం అయితే ఉంటుందో ఆ పదములో पहला शब्द के पहले जुड़ ఏ ఆ పదానికి ముందుగా ఏదైతే అక్షరము కలిసి ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని మార్చేదే, అర్థాన్ని ఏదైతే మారుస్తుందో ఆ అక్షరమే దాని యొక్క ఉపసర్గ అవుతుంది. ఇది దాని యొక్క డెఫినేషన్. సో जो भी पद में जो भी ఏదైనా పదము తీసుకుంటే ఆ పదం యొక్క అర్థం ముందు, ఆ పదానికి ముందు ఏదైనా అక్షరం జోడించినచో ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని మార్చుతుందో ఆ మార్చేటువంటి ఆ ఏదైతే అక్షరం ఉందో ఆ అక్షరాన్ని ఉపసర్గ अंटारू. ये जो है तेलुगु में इसका मीनिंग. सो उदाहरण यहाँ पर सुरक्षा उपसर्ग सु कैसा ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని లేదా రాసుకోండి. ఓకే, ठीक है, राइट हो गया ना. देखिए तो डेफिनेशन के आधार से देखिए मैं आप लोगों को लिखूंगा उदाहरण के आधार से. यहाँ पर देखिए इजीली समझने के लिए शब्दांश, ठीक है, प्लस शब्द, ठीक है, नेक्स्ट मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है, शब्दांश शब्द मूल शब्द. सो आप लोगों को पहले मैं वर्ड लिखाना क्या है वो रक्षा लिखिए, रक्षा, ठीक है, रक्षा सेफ, ठीक है. इसमें एक अक्षर में जुड़ा हूं, एक अक्षर जुड़ने से क्या होगा, उसमें परिवर्तन आ गया. कौन सा अक्षर जुड़ा हूं मैं यहाँ पर, शब्दांश में जो है शब्द से पहले जो अक्षर जुड़कर इस शब्द में जो है सो परिवर्तन, इसमें चेंजेस क्या हो जाता है. यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया, यहाँ पर सुरक्षा, क्या हो गया, सुरक्षा, ठीक है. शब्दांश अक्षर शब्द सुरक्षा मूल शब्द बन गया. सो उसी प्रकार और एक उदाहरण लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल धर्म लीजिए, क्या धर्म लीजिए, ठीक है, धर्म. सो इसमें हम लोग परिवर्तन लाएंगे. इस शब्दांश जो इस शब्द को एक शब्दांश जोड़ देंगे. यहाँ पर आ लिखेंगे, आ लिखने से यहाँ पर परिवर्तन होने से धर्म का जो है शब्द का परिवर्तन हो गया है. शब्द का जो है सो यहाँ पर परिवर्तन हो गया है. क्या हो गया है, यहाँ पर आ जुड़ने से अधर्म बन गया. क्या हो गया है, अधर्म. सो यहाँ पर धर्म क्या हो गया, अधर्म के रूप में बदल गया. ठीक है, उसी प्रकार और एक देखिए उपस्थित, ठीक है, इसको हम लोग अनु अक्षर क्या हो गया, अनुपस्थित. समझ में आया ना. सो शब्दांश में जो है सर, जिस शब्दांश में जो है सो जो पहला अक्षर जुड़ने से उस शब्द में जो है सो परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस बदलावट आ जाती है, परिवर्तन మార్పు అనేది వస్తుంది, ఒక కొత్త పదం అనేది ఇక్కడ ఉద్భవిస్తుంది. क्या हो गया, यहाँ पर रक्षा को जोड़ने से सुरक्षा बन गया. धर्म है, धर्म का अर्थ मान उसमें हम लोग आ जुड़ने से अधर्म बन जाएगा. और यहाँ पर उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट, और आज अनुपस्थित माने क्या होता, अनुपस्थित. सो यहाँ पर इस उपसर्ग में ఈ ఉపసర్గలలో ప్రిఫిక్స్ లో గుర్తుంచుకోండి, ఆ ఇచ్చినటువంటి పదాన్ని కి ఏ అయితే అక్షరము జోడిస్తామో జోడించినప్పుడు ఆ పదం యొక్క అర్థం అనేది మారిపోతుంది.
దాన్ని మనము ఆ మారిపోయినటువంటి ఏదైతే అక్షరం అయితే ఉందో वही जो है सो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर धर्म कौन सा अक्षर, सो यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा सुरक्षा में उपसर्ग क्या है। सो हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। कुछ पदों को संधि विच्छेद के आधार से भी हम लोग उपसर्ग को पहचान सकते हैं, కొన్ని పదాలను సంధి విచ్ఛేद చేయడం ద్వారా। और उसी प्रकार दूसरा लीजिए समझ। ठीक है, लिख लीजिए आप अपने अपने नोट्स में। ठीक है, और इसी प्रकार और थोड़े हैं। ओके, कंप्लीटेड, मिटा दूं क्या? ओके राइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 सेकंड्स टाइम लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। ठीक है राइट, नेक्स्ट और थोड़े पद ले लेंगे हम। सो समझ, ठीक है, आप लोगों को ईदगाह पाठ में आया है, क्या हो गया, बेसमझ। क्या हो गया, बेसमझ। ठीक है, और थोड़े लीजिए उदाहरण, और बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। बेसमझ हो गया, डर, क्या हो गया, निडर। सो ऐसे पदों को, सो जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द में जो है सो जो भी शब्दांश, शब्द में शब्दांश అంటే ఆ పదములో ఒక అంశం, एक जो भी लेटर जो रहता है, वर्ण जो रहता है, अक्षर जो रहता है, अक्षर जुड़ने से इसका अर्थ जो है सो बदल गया है। इसका अर्थ जो है सो क्या हो गया, कंप्लीटली बदल गया है। सो यहाँ पर बदल देखिए, बेसमझ, समझ माने, समझ मीन्स नॉलेज, नॉलेज फेलो, మంచి होशियार लड़का है। समझ అంటే होशियार, తెలివి గలవాడు। బేసమझ అంటే होशियार, తెలివి లేనటువంటి వాడు। అతనికి అతను ఎంత చెప్పినా అతనికి అర్థం అనేది కాదు। वो समझ नहीं पाता, जिसके पास समझ ना हो वो बेसमझ, जो समझ ना पाए वो बेसमझ। सो वही प्रकार यहाँ पर डर, जो बिना डरे, निडर, बिना डरे, वो जो है सो यहाँ पर उपसर्ग कहलाता है। ये जो है सो उपसर्ग का परिभाषा और उपसर्ग के अंतर्गत कुछ पद, और थोड़े भी लिख सकते हैं हम लोग इसमें। देखिए और देखिए नेक्स्ट लिखिए हम लोग, यहाँ पर देखिए चेत। ठीक है, सचेत, चेत माने घड़ी, सचेत, क्या हो गया, सचेत। उपसर्ग क्या कहलाता है यहाँ पर, ये जो है सो उपसर्ग कहलाता है। इसमें जो है सो पहला जो अक्षर होता है, याद रख लीजिए, पहला जो अक्षर होता है वो संधि विच्छेद के आधार से भी हम लोगों को उपसर्ग को पहचान सकते हैं। और जो है सो पहला अक्षर को जो भी शब्दांश, शब्द में जो है सो जो शब्दांश जुड़ने से उस शब्द का परिवर्तन मीन्स चेंजेस, बदलावट जो आता है उसे हम लोग उपसर्ग कह लेते हैं। जो अक्षर जुड़ा हुआ है समझ में जो है सो कौन सा अक्षर, बे अक्षर जुड़ने से इसका अर्थ में परिवर्तन आएगा। सो यहाँ पर बे क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है सो बे, नी, सा, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। ये जो है सो उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के इस प्रकार के कई उदाहरण है, बहुत सारे पद है। ठीक है, उपसर्ग बहुत सारे हैं। और देखिए नेक्स्ट, और दूसरा टॉपिक जो है उपसर्ग को ऑपोजिट जो है सो प्रत्यय, प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसको जो है सो सफिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक उपसर्ग, कुछ डाउट्स है ना, यही उपसर्ग का टॉपिक नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक सेम इसी तरह टॉपिक है वो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है सो दूसरा टॉपिक, ठीक है, अनदर टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय वो प्रीफिक्स, ये सफिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। वो जो है सब उपसर्ग है, वो पहला अक्षर जुड़ने से
उस शब्द में जो है सो परिवर्तन आना ही उपसर्ग। मगर इसमें जो है सो अंत में जो है सो अंत में मीन्स उसमें जो है सो उपसर्ग में प्रारंभ स्टार्टिंग जो एक अक्षर जुड़ने से एक शब्दांश जुड़ने से उसमें परिवर्तन आ गया शब्द। मगर इसमें जो है सो अंत में जो अक्षर जो जुड़ने से विशेषता बताता है उसे प्रत्यय। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। से उसी प्रकार के परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। सेम उसी प्रकार वही डेफिनेशन सेम एज इट इज, मगर उसमें जो है सो उपसर्ग में हम लोग पहला शब्द बोले पहला और इसमें जो है सो अंत। ओके, राइट डाउन। ठीक है, प्रत्यय, ठीक है। जो शब्दांश यहां पर देखिए, जो इसका उत्तर लिखिए, जो शब्दांश ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की विशेषता, क्या है, विशेषता बतलाता है, वही प्रत्यय, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की विशेषता बतलाता है वही प्रत्यय। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर ये याद रख लीजिए आप लोग, अंत मीन्स एंडिंग, पीछे एंडिंग, लास्ट, क्या है, लास्ट में जो विशेषता लाता है उसे हम लोग देखिए। इसमें उदाहरण एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम है, ये इजी। तो देखिए, सुंदरता, ठीक है। इसमें देखिए, इसको विच्छेद करने से सुंदर प्लस था, क्या हो गया, सुंदरता, ठीक है। सो यहां पर सुंदर, ब्यूटी, सुंदरता, ता जुड़ने से इसका विशेषता बदल गया, ठीक है, विशेषता बदलाता है। ब्यूटी, ये जो है सो ब्यूटी, ता जुड़ने से ब्यूटीनेस, स्मार्ट, स्मार्टनेस, ठीक है। सो ऐसे ही शब्द माने। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो अंत में जुड़कर उस शब्द की विशेषता बतलाता है वही प्रत्यय। सो उपसर्ग में क्या बोला मैं, जो शब्दांश से पहला अक्षर फर्स्ट लेटर जुड़कर కలిసి ఇందులోంటిది ఏదైతే పదములో చివరికి ఒక అక్షరము मीन्स जो भी शब्द में अंत में जो शब्दांश जुड़कर उस शब्द का जो विशेषता दाని యొక్క इंपॉर्टेंस అక్కడేమో ఉంది, అక్కడ పరివర్తన చేంजेस, यहां पर विशेषता दाని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతుంది ఇక్కడ। అక్కడేమో उसमें उपसर्ग में उसमें जो चेंजेस जो लाता है, चेंजेस लाकर उसका अर्थ जो है सब बदल देता है। ఆ ఉపసర్గలు ఏమంటుంది, దాని యొక్క అక్షరము జో కలవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది మారిపోతుంది। ఇక్కడ ఆల్రెడీ అక్షరం కలిసి దాని యొక్క ఏంటిది, దాని యొక్క విశేషత, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది।
इदे तेड़ा। सो प्रत्यय में लास्ट अक्षर लीजिए और उपसर्ग में पहला अक्षर के आधार से, ठीक है। और देखिए, और उसमें इस प्रत्यय में याद रख लीजिए आप लोग, डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल, ओके, लिख लीजिए आप लोग, राइट डाउन दिस वन और स्क्रीनशॉट। 2 सेकंड्स टाइम, मैं इसको मिटा दूंगा, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, कंप्लीटेड चला। देखिए, మీరు డెఫినేషన్ మీద అంత ఇంపార్టెన్స్ ఫోకస్ చేయకండి, అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్, సమజ్లో బస్ కాఫీ। नेक्स्ट देखिए, मंगलवार, ठीक है। मंगलवार जो है सो शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्यय पहचानो उर्दू बोलते प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय क्या है मंगलवार में? मंगल प्लस वार, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मंगलवार। इसका अक्षर कौन सा हो गया? सो मंगल, मंगलवार, मंगलम, वार दिन, मंगलवार। सो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो गया? इसमें मंगलवार में प्रत्यय क्या हो गया? वार। उसी प्रकार और एक ईमानदार, ठीक है। ईमानदार, ईमानदार में ईमान और दार, सो प्रत्यय क्या हो गया यहाँ पर? प्रत्यय दार, ठीक है। क्या हो गया? दार, ईमानदार। और उसी प्रकार लीजिए, और नेक्स्ट भारतीय, भारतीय, ठीक है। इसमें जो है प्रत्यय भारतीय, भारतीय। सो इसमें लिखते समय आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन के आधार से हमारा जो भी प्रोनाउंसिएशन आता है, अंत में जो भी शब्द, जो भी पद, लेटर जो आता है उसके आधार से भी भारत प्लस ई, भारतीय, इसको अलग कर दीजिए, भारत प्लस ई, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर? प्रत्यय ई, भारतीय, ठीक है। प्रत्यय क्या हो गया? ई। और जो है उसी प्रकार राजनीतिक, 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 तो राजनीतिक, इसमें क्या हो गया? प्रत्यय इक, पहला ही, क्योंकि फर्स्ट ई की मात्रा है, इसमें प्रत्यय जो है सो इक बन जाएगा। सो ऐसे अक्षरों को हम लोग प्रत्यय को प्रत्यय कहते हैं, और इस प्रकार प्रत्यय को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जल्दी पहचान सकते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? ये जो है सो उपसर्ग और प्रत्यय का विवरण, और इसके संबंधित कई सारे उदाहरण हैं। आप लोग लीजिए, सेकंड लेसन में है आप लोगों को ईदगाह, सेकंड लेसन के संबंधित, और थर्ड लेसन में देखिए ता प्रत्यय जोड़कर, ता प्रत्यय जोड़कर उदंडता, ठीक है, उदंडता, हाँ, उदंडता, ये भी है इसमें, उदंडता, इसमें प्रत्यय जैसा ता हो जाएगा। देखिए आप लोग, हाँ, थर्ड लेसन के संबंधित, ठीक है। ये जो है उदाहरण, मंगलवार में प्रत्यय वार, ठीक है, और ईमानदार में प्रत्यय दार, भारतीय में प्रत्यय ईय। सो इसमें उपसर्ग नहीं आता, सिर्फ प्रत्यय ही आता। सो ऐसे जो है सो वाक्यों को हम लोग प्रत्यय के रूप से हम लोग पहचानते हैं और समझते हैं। सो आप लोग क्या याद रख लेना? उपसर्ग माने पहला अक्षर जुड़ने से उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। जो जुड़ता है वो पहला अक्षर, वही उपसर्ग कहलाता है। इसमें जो है सो जो अंत में लास्ट में जो है सो जुड़ता है, जुड़कर उस पद का जो है सो विशेषता, उस शब्द का जो है सो
विशेषता लाने वाला ही प्रत्यय है। इसी प्रकार उदाहरण मंगलवार, सोमवार, पूरे दिन है ना, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, ये पूरे प्रत्यय के नीचे आते हैं। और जो है सो ईमानदार, भारतीय, राजनीतिक, इक, उदंडता, ता, जहरीला, ठीक है, जहरीला, 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 जहरीला क्या होता है यहाँ पर, जहरीला, ईला जो है इसमें प्रत्यय बन जाता है। ऐसे बहुत सारे पद जो है प्रत्यय के संबंधित, उपसर्ग संबंधित आप लोगों को एग्जाम में कंपलसरी एक बिट जो है जरूर आएगा, उपसर्ग संबंधित और प्रत्यय मीन्स एग्जाम में ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఉపసర్గ అంటే ఏంటిదో క్యాచ్ చేయమంటారు, లేదంటే ప్రత్యయ అంటే గుర్తుపట్టమని చెప్పారు। సో ఉపసర్గ అంటే ఏంటిది, మనం ఫస్ట్ లెటర్ అది విడగొట్టి సంధి విచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం చేసిన తర్వాత వచ్చేది మనం ఉపసర్గగా తీసుకోవచ్చు। सो मैं बोला आप लोगों को एक समास भी है, कौन सा, अव्यय भाव समास, ठीक है। अव्यय भाव समास जो है सो अव्यय भाव समास जो है अधिकतर उसमें उपसर्ग ही आते हैं। प्रतिदिन दिया नाम है आप लोगों को, प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है, प्रतिदिन में उपसर्ग प्रति, तो प्रति जो है सबको उपसर्ग। सो ये अव्यय भाव समास हर दिन, प्रतिदिन। सो ऐसे पहले अक्षर जो भी जो है सो पहला अक्षर जुड़कर మొదటి అక్షరం ఏదైతే ఉంటుందో అది అందులో కలిసిపోయి ఆ యొక్క మీనింగ్ అనేది మారుస్తుంది। ఆ మార్చేటువంటిది ఏదైతే అక్షరం ఉంటుందో అదే उपसर्ग ఉంటుంది। पहला अक्षर प्रारंभ अक्षर और इसमें जो है सो अंत में प्रत्यय में जो है सो अंत लास्ट लेटर दानी हम प्रत्यय के नीचे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आया ना। सो ये आज का जो टॉपिक है ये प्रत्यय और उपसर्ग, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रत्यय, उपसर्ग। और लोग याद रख लीजिए आप लोग आसानी से, होगा क्लियर। सो देखिए आसानी से याद रख लेने के लिए మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఉపసర్గం ఉంది, ठीक है, ఉపసర్గ అనేది ఉంది ఇక్కడ, ప్రత్యయ అనేది ఉంది, ప్రత్యయ। సో ఇలా ఊ అనేది మొదటి అక్షరం, ఓకే, ఇందులో ప్రా అనే అక్షరం మొదటి అక్షరం। సో వర్ణమాలమే మనకు వర్ణమాలలో అలా ఫస్ట్ ఊ వస్తదా ప్రా వస్తదా, ఫస్ట్ వచ్చేది ఊ వస్తది, ఆ ఊ, ప్రా అనేది లాస్ట్ ఉంటుంది। సో అలా కూడా ఆలోచిస్తే మనకు ఆ ఊ అంటే ఫస్ట్, సో ఉపసర్గ అన్నాడు కాబట్టి ఆ లెటర్లలో పదాలలో మొదటి ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని ఉపసర్గగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనేది మన మైండ్ లో గుర్తుంచుకోవాలి। ప్రా అనేది చివరికి, చివరికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రత్యయ అంటే ఆ పదంలో చివరి ఉన్నటువంటి అక్షరాము ప్లస్ ఆ దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆధారంగా అది ప్రత్యయ అనేది మనం గుర్తించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది। ఇది उपसर्ग और प्रत्यय का जो है सो अंतर। उपसर्ग అంటే फर्स्ट लेटर के आधार से उसमें परिवर्तन आना, और प्रत्यय बोले तो अंत में अक्षर जुड़कर उसमें विशेषता लाना, परिवर्तन चेंजेस రావడం అలా దాని యొక్క విశేషత, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూపించడం। ఇక్కడేమో మార్పు, అక్కడేమో ఇక్కడేమో చేంజెస్ రావాలి, మార్పు రావాలి, అక్కడేమో विशेषता इंपॉर्टेंस है చూపించాలి। सो यही है उपसर्ग और प्रत्यय का जो है सो अंतर। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को। चलो आज हम लोग नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे ये जो है सो व्याकरण के संबंधित छोटा सा टॉपिक, सो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इसके संबंधित कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजूंगा। ठीक है, सो आज हम लोग जानेंगे आज हम लोग जानेंगे थर्ड लेसन। आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए, तीसरा पाठ के आधार से देखिए, मां मुझे आने दे, टॉपिक मां मुझे आने दे। आज का लेसन जो है सो थर्ड लेसन मां मुझे आने दे। उपसर्ग प्रत्यय छोटा टॉपिक बोल के मैं बोल दिया, इसलिए नेक्स्ट लेसन सेकंड लेसन ईदगाह हो गया। आज का लेसन जो है सो थर्ड लेसन मां मुझे आने दे। ठीक है।
आज का टॉपिक जो है माँ मुझे आने दे। सो आप सभी लोग आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए, पृष्ठ संख्या जो है सो थर्ड लेसन में निकालिए, थर्ड लेसन। तो चलिए पेज नंबर पृष्ठ संख्या 12, ठीक है, पृष्ठ संख्या 12। सो देखिए इसमें उन्मीकीकरण, उन्मीकीकरण बोले तो मोटिवेशन, प्रेरित करना, प्रेरित, हमारा सोसाइटी जो है सो प्रेरणा सोसाइटी है ना, वही है यहाँ पर प्रेरित करना, उन्मीकीकरण, उन्मीकीकरण प्रेरित करना, ठीक है, हम लोग प्रेरित करना। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है सो टेक्स्ट बुक में देखिए, आप लोग सभी लोग ओपन योर टेक्स्ट बुक, सभी लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए, तीसरा पाठ। सो देखिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, अनदेखी बिटियां करे पुकार, मत करो ये अत्याचार। सो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कविता के संबंधित पंक्ति जो है सो देखिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, अनदेखी बिटियां करे पुकार, मत करो ये अत्याचार। माँ चाहिए मीन्स माँ चाहिए, चाहिए అంటే కావాలను, మా అమ్మ కావాలను, बहन चाहिए, बहन माने सिस्टर, చెల్లె కావాలను, पत्नी चाहिए, पत्नी माने वाइफ, पत्नी चाहिए, वाइफ कावाలను, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, మరి फिर మరి बेटी क्यों नहीं चाहिए, మరి కూతురు ఎందుకు వద్దు, ఎందుకు కావద్దు, ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నావు, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। सो माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए, अम्म कावाले, చెల్లె కావాలే, భార్య కావాలే, మగర్ बेटी क्यों नहीं चाहिए, మరి కూతురు ఎందుకు కావద్దనుకుంటున్నావు, కూతురు ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నావు, बेटी क्यों नहीं चाहिए। सो अंधेखी बिटिया, अंधेखी वितౌట్ కాంట్ సి అంటే చూడనటువంటి, అందే బినా దేకే చూడనటువంటి, अंधेखी बिटिया करे पुकार, చూడనటువంటి ఏంటి కూతుర్లు మీన్స్ ప్రపంచాన్ని చూడనటువంటి కూతుర్లు, ప్రపంచాన్ని చూడనటువంటి బిడ్డలు, अंधेखी बिटिया करे पुकार, అరుపులు, అరుస్తూ ఉంటారు, మత్ కరో ఏ అత్యాచారం, మత్ కరో ఆ అత్యాచారాన్ని ఆపివేయండి, అత్యాచారములతో హింసించడము, వరకట్న విషయంలో హింసించడము, మరి ఇంకేంటిదంటే सो अलग अलग तरीकों से, जैसे निर्भया केस है, निर्भया नथिंग बट निर्भया केस के आधार से अत्याचार, वैसे सिचुएशन అటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావడం। సో నీకు అమ్మ కావాలను, నీకు చెల్లి కావాలను, నీకు భార్య కావాలను, కానీ నీకు బిడ్డ మీన్స్ కూతురు ఎందుకు కావద్దనుకుంటున్నావు, ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నావు కూతుర్ని। सो अनदेखी बिटिया बिना देखे, अनदेखी माने यहाँ पर क्या है, अनदेखी, अनदेखी बिना देखी, बिना देखी అంటే చూడనటువంటి, अनदेखी చూడనటువంటివి అంటే हमारे गर्भ में जो है सो, हमारे गर्भ में जब पिंड जो रहता है ना गर्भ में, अगर वो लड़की जो वो गर्भ में जो है सो जो पिंड में वो बच्ची है बोल के अगर मालूम हुआ, तो जब भी महिला लोग गर्भ धारण जब करते हैं, महिला ఎప్పుడైతే గర్భాన్ని
గర్భమును దాల్స్తారు. అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అమ్మాయి ఉన్నదంట. అమ్మాయి ఉన్నదంటే ఏమిటి? అమ్మాయి అప్పటి వరకు పిండం అనేది అమ్మాయి ఉంటుంది అక్కడ. కానీ అంత అప్పటి ముందు ఏం చేస్తారు? అబార్షన్ చేసేస్తారు. సో అందేకి బిటియా ఆయన ప్రపంచాన్ని చూడనటువంటి, ఇంకా కళ్ళు తెరనటువంటి చిన్న పిండాన్ని ఏం చేస్తాం మనం? అక్కడ అబార్షన్ చేసి చంపేస్తాం. సో यहाँ पर वही बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? मृदुल जोशी. कौन कह रहे हैं? कवयित्री मृदुल जोशी. कौन है वहां पर? मृदुल जोशी. ये कवयित्री जो है सो कवयित्री जो है सो मृदुल जोशी जो है सो कह रही है, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो ये अत्याचार. నీకు అమ్మ కావాలను, నీకు చెల్లి కావాలంటారు, నీకు భర్త కావాలంట, కానీ కూతుర్ని ఎందుకు కావాలనుకుంటావు? కూతుర్ని ఎందుకు కోరుకోవును? కావాలి, నాకు కూతురు కావాలి, నా కూతురే పుట్టాలని ఎందుకు కోరుకోవును? సో అందేకి బిటియా, అందేకి బినా దేకి, ప్రపంచాన్ని చూడనటువంటిది. అప్పుడే ముక్కు పచ్చలారా అంటాం కదా. సో పిండం అనేది అందేకి బిటియా కరేపుగా ఆవాసం చేసినప్పుడు వాళ్ళు అరుస్తూ ఉంటారు లోపల. अंदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो, स्टॉप इट दैट अत्याचार. सो अत्याचार माने उनको, जैसे अत्याचार बोलते कई प्रकार के अत्याचाराలు అంటే చాలా ప్రకారాలుగా ఉంటాయి, అన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి. जैसे निर्भया भी हो सकता, और जैसे डोरी के संबंधित వరకట్నం కొరకు ఇంటికాడ భార్యను కుట్టడం చేయడం, వరకట్నం తీసుకురావడం, ఇట్లా డిఫరెంట్ గా బాగా కుట్టడం చేయడం, और जैसे अलग अलग तरह से डिफरेंट का రకరకాలైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి అత్యాచారాలు, అన్ని రకాల విషయాలు వస్తాయి అత్యాచారం. సో अंधेकी बिटिया. सो यहाँ पर प्रश्न देखिए, अंधेकी बिटिया क्या कहती है? अंधेकी बिटिया क्या कहती है? अंधेकी बिटिया, अंधेकी बिटिया क्या कहती है? मत करो ये अत्याचार कहती है. क्या कहती है? पहला प्रश्न का उत्तर मत करो अत्याचार. और इस पंक्तियों में क्या संदेश मिलता है? ये जो पंक्तियों में है ना, जो पंक्तियां बनती है, इसमें क्या संदेश? संदेश मीन्स मैसेज. मैसेज क्या मिलता है यहाँ पर? अत्याचार मत करना, करने का मैसेज मिलता. అత్యాచారం అనేది చేయకూడదు అంటే గర్భంలోనే పిండాన్ని చంపివేయకూడదు అనేటువంటి మెసేజ్. సో गर्भ में ही, कोक में ही पिंड को, कोक में ही शिशु को मार डालना, కడుపులోనే పిండాన్ని చంపివేయడము. సో वो संदेश मिलता, नहीं करना चाहिए. नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है. इस पर अपने विचार. नारी के बिना मीन्स महिला लेकुंडा, महिళలు లేకుండా సమాజ్ का निर्माण, समाज की कल्पना, सोसाइटी అనేది డెవలప్మెంట్ అవుతుందా? नारी के बिना, विदाउट फीमेल, नारी के बिना समाज की कल्पना, समाज अने सोसाइटी ने डेवलपमेंट, सोसाइटी ने क्रिएट చేయడము అసంభవం. నిజమేనది సంభవం కాదు, అసంభవం. వితౌట్ ఫీమేల్ మీన్స్ మహిళాओं के बिना, మహిళలు లేకుండా ప్రపంచాన్ని మనము నిర్మించలేము, ప్రపంచాన్ని మనము ఏంటిది దాన్ని క్రియేట్ కూడా చేయలేము. సో नारी के మీన్స్ పాపులేషన్ जो भी हो, नारी के बिना समाज की कल्पना, సమాజాన్ని సొసైటీని తయారు చేయడం అనేది చాలా కష్టం, అది అసంభవము. ఎందుకు అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు नारी जो है सो, नारी के बिना ही, नारी बगैर नारी के बिना समाज का जैसे निर्माण हम नहीं कर सकते हैं. ये जो है सो इसमें बताया गया. और देखिए उद्देश्य, छात्रों को चंद मुक्त कविताओं से परिचित करवाना. मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है इस पाठ का अंतर्गत? छात्रों को चंद मुक्त, चंद सम मुक्त कविताओं के, కొన్ని కవితల గురించి इటువంటి नारी के संबंधित, नारी के संबंधित कुछ कविताओं का परिचित करा, इंट्रोड्यूस చేయడం. పిల్లలకు మహిళల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటిది, మహిళల యొక్క గౌరవం ఏంటిది, సొసైటీలో స్త్రీ యొక్క వాల్యూ ఏంటిది అనే దాని గురించి మనం తెలియజేయడం మనకు ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. और इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्या, असल था कि भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या माने क्या है यहाँ पर? भ्रूण हत्या माने गर्भ में
कि शिष्य को मार डालना। गर्भ में ही शिशु को मार डालना। भ्रूण हत्या అంటే కడుపులోనే పిండాన్ని చంపివేయడం। गर्भ में, गर्भ माने ये, इसमें जो है सो शिशु को, शिशु जो रहता है पिंड, पिंड को गर्भ में ही खत्म करना ही भ्रूण हत्या। गर्भంలో ఉన్నటువంటి శిశువును చంపివేయడమే भ्रूण हत्या। सो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, मां मुझे आने दे जो कविता है उसके माध्यम से, उसके आधार से भ्रूण हत्याओं का विरोध करना, उसका विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। सो इस भ्रूण हत्याओं को रोकने का, स्टॉप कर देने का, नवेडेस अभी भी हो, नवेडेस ओल्ड पीरियड में, जैसे पुराने जमाने పాత కాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే మహిళలకు అప్పుడు అత్తగారి ద్వారా బాగా టార్చరింగ్ చేయడము, అంటే అమ్మాయి పుడుతుందా, అమ్మాయి పుడుతున్నప్పుడు వెళ్ళి అబార్షన్ చేయించడము, అమ్మాయిని పిండాన్ని బయటికి రాకముందే ఏదో సమ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చేసి కడుపులోనే చంపివేయడం అలా ఉండేది। కానీ నవేడేస్ ఏమవుతుంది, నవేడేస్ अब क्या हो रहा है, अगर कोई भी डॉक्टर, अगर ఒకవేళ డాక్టర్ ఒకవేళ కడుపులో गर्भ में जो है सो बेटी और बेटा बोल के नहीं बोलना चाहिए। రూల్ ఏమొచ్చిందంటే చట్టపరంగా కడుపులో ఉన్నటువంటి అది శిశువు మగ పిల్లవాడా, మగ శిశువా, ఆడ శిశువా అని చెప్పకూడదు। అలా చెప్పేమవుతుంది, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఆడపిల్ల అంటే వెంటనే వెళ్తారు అబార్షన్ చేసేస్తున్నారు। सो गर्भ में ही उस शिशु को, उस पिंड को जो है सो मार देते हैं, वो ही भ्रूण हत्या है। सो ऐसे भ्रूण हत्याओं को स्टॉप कर देना, रोक देना। और लिंग भेद, लिंग भेद मीन्स मेल फीमेल, जेंडर का डिफरेंट, मेल फीमेल, लिंग भेद, लिंगमुలు स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसका भेद माने डिफरेंट। लिंग भेद का हटकर विरोध करना। लिंग भेदం అనేది ఇద్దరు కూడా, స్త్రీ और पुरुष, స్త్రీలు మరియు పురుషులు ఇద్దరు కూడా సమాజంలో, సొసైటీలో ఇద్దరు కూడా ఈక్వలే అనే విషయాన్ని మనం తెలియజేయడం కొరకు ఈ పద్యం ఇవ్వడం జరిగింది। और भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर, इस भ्रूण हत्याओं को, ఈ భ్రూణ హత్యలను స్టాప్ చేయడం కొరకు, ఆపివేయడం కొరకు నా ఇటువంటి బాలికా శిక్ష మీన్స్ फीमेल चाइल्ड एजुकेशन, बालिका शिक्षा, फीमेल जो बच्चों के लिए नवेडेस एजुकेशन सेपरेट उनको हॉस्टल जो है सब फैसिलिटीज जो है सब गवर्नमेंट हमको अब दे रही है। అంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి చదువు కొరకు బాలికల విద్య, బాలికల చదువు అని ఫీమేల్స్ వాళ్ళకు, అమ్మాయిలకు ఎక్కువగా చదువు పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది నవేడేస్। और जो है सो की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य, इటువంటి విషయాలను ఎక్కువగా प्रेरित చేయడం, मोटिवेट करने के लिए। सो इस पाठ में मुख्य रूप से इस पद्य में क्या बताया गया, अनदेखी बिटिया, बिना देखे गर्भ में जो कोख में जो है सो जो पिंड रहता है, उसको पिंड को खत्म कर देना, वही भ्रूण हत्या है। इस भ्रूण हत्याओं को रोक देना। और जैसे लिंग भेद, और जो है सो मेल फीमेल का डिफरेंट जो है सो नहीं रहना चाहिए, दोनों भी समान है। इधर जो है स्त्री और पुरुष दोनों भी समाज में, సొసైటీలో సమాజంలో ఇద్దరు కూడా సమానమే అని తెలియజేయడం కొరకు ఈ పాఠం ఇవ్వడం జరిగింది। మరియు బాలికా శిక్ష, బాలికా విద్య అని బాలికల కొరకు సెపరేట్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది, స్కూల్స్ అనేది తెరవడము జరిగింది। ये जो है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और देखिए नेक्स्ट, ये एक चंद्रमुक्त कविता है। సింపుల్ గా చిన్న చంద్రముక్త్ మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కవిత గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది। इसमें प्रत्येक पंक्ति, ఈ పద్యంలో, इस पद्य में जो है सो प्रत्येक, प्रति वर्ड, प्रति लाइन కూడా, प्रत्येक पंक्ति कविता विशेष की इर्द गिर्द मतलब इनसाइड जो है सो और आउटसाइड, अंदर और बाहर, उसमें जो है सो घूमती रहती है। इस पद्य पढ़ने से, ఈ పద్యం చదవడం ద్వారా అందులో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్, ఇన్సైడ్ ఉన్నటువంటి భావాలు మరి అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి భావాలను మనకి ఈ పద్యంలో తెలియజేయడం జరిగింది। और सटीक और प्रभावशाली, सटीक అంటే సింప్లీ నాలెడ్జ్, సింప్లీ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ప్రభావశాలి, మనకి ఇన్స్పిరేషన్ గా, మనకు దాని మనము మైండ్ సెట్ లో అలా ఉంటుందా అనే ఒక ఆలోచనలో పడిపోయేటట్టు, ఒక ఆలోచన సోచ్ మే పడనే के लिए ఆలోచనలో పడే విధంగా
और శబ్దావళి శబ్దావళి వర్డ్స్ యూజింగ్ అందులో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు పద రచన పదాల యొక్క రచన అనేది ఐसी కవితాओं की पहली मांग होती ఇటువంటి పద్యాల ద్వారా మనకు మన మృదుల్ జోషి కవయిత్రి అనేది మహిళల యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి ఈ పద్యంలో మనకు తెలియజేయడము జరిగినది ఇది ఈ పద్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ऑब्जेक्टिव्स और इसकी जो है इंपॉर्टेंस और इसके बारे में इस कवयित्री का मृदुल जोशी क्या है मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ है उनके बारे में हम लोग कल के कालम से नेक्स्ट क्लास में हम लोग विवरण जानेंगे और जैसे पद्य के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ठीक है बच्चों लोग बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है ओके राइट